अब सबसे पहले अपने को जो चैप्टर करने का है वो करने का है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या करने का है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पार्टिकुलरली जो चैप्टर है, आप अगर आईसीआई का स्टडी मैट देखोगे ना, तो आईसीआई के स्टडी मैट में क्या किया इंस्टीट्यूट ने, चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड्स इंक्लूड कर रखे हैं। बट अपन ने क्या कर रखा है, चैप्टर्स को अलग रखा है, स्टैंडर्ड्स को अलग रखा है, चैप्टर को अलग रखा है, स्टैंडर्ड्स को अलग रखा है। बट जिन स्टैंडर्ड्स को साथ साथ करना जरूरी है अपन करेंगे साथ साथ। जैसे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के साथ ही इंस्टीट्यूट ने दिया है एसे 200, ठीक है ना, एसे 200। तो अपन सबसे पहले एसे 200 करेंगे, उसके बाद अपन नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में आएंगे और फिर अपने ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं अपने एसे 200 में। ओके सो द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज एसे 200। अब देखिएगा स्टैंडर्ड का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या प्यारा नाम है सर, क्या प्यारा नाम है। इस नाम को ही 2 बार देखना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सर सबसे पहले आप ये चीज बताओ, क्या ऐसे का नाम एंड नंबर याद करना होता है क्या? तो देखो यार, इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलता है कि यार नाम नंबर का मार्क्स है, बट प्रैक्टिकली मैं तुमको बताऊं, जैसे लॉ में होता है कि यार सेक्शन नंबर लिखने से अलग से कोई इंस्टीट्यूट मार्क्स एलोकेट नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड ऑडिट में होता है कि यार स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर लिखने से अलग से इंस्टीट्यूट कोई मार्क्स एलोकेट नहीं कर रहा। बट प्रैक्टिकली तुमको सच्चाई बताऊं, अगर तुम लॉ में सेक्शन नंबर्स लिखते हो, यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड्स के नेम वगैरह पूरा प्रॉपर्ली लिखते हो, तो यार उससे डिफरेंस आता है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। एक एग्जामिनर को फील आता है यार बच्चा पढ़ के आया है, एंड दैट रियली मैटर्स। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि भाई तुम लिख के आओ, याद करके आओ, और एकदम धांसू सा प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में दे के आओ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आता है यार ऐसे 200 के ऊपर, लिखो as per ऐसे 200 inverted comma overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards of auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India। भाई मजा आ जाएगा, एग्जामिनर बोलेगा भाई यार आईसीआई का भी नाम ले लिया बंदे ने। उसके बाद आंसर को लिखो। तो सबसे पहले ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो भाई अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। बिल्कुल सही बात है, टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। ओके, अब एक चीज बताना सर मुझे, चीज क्या बताना सर? एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव है ये रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं कौन से पीरियड पे कर रहा हूं? मैं करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। याद रखिएगा, एज अ ऑडिटर ना मैं पास्ट के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूं ना फ्यूचर के ऊपर कर रहा हूं। पास्ट का मुझे पता नहीं, फ्यूचर का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं सिर्फ करंट का रिपोर्ट कर रहा हूं, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो कभी कभी कुछ लोगों को क्या लगता है कि यार ऑडिटर ने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, मतलब यार अगले 4-5 साल 10 साल कंपनी बिंदास चलती जाएगी, बहुत अच्छे से चलती जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसका मतलब सिर्फ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिटर बोल रहा है कि मेरे को लग रहा है ट्रू एंड फेयर है। एक तो ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं रहा, और दूसरा ये जो एश्योरेंस है ये सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। दिस इज नॉट एन एश्योरेंस रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज। छोटे छोटे फ्रेजेस है, बट इनसे एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। और अल्टीमेटली जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है वो रीजनेबल एश्योरेंस लेने का है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेने का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर्ड है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एसेट 200 इज द मदर स्टैंडर्ड। मैं इसको हमेशा मदर स्टैंडर्ड बुलाता हूं। मदर स्टैंडर्ड क्यों बुलाता हूं? एसेट 200 हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है पूरे ऑडिट के वक्त। अब एसेट 200 ने 5 प्यारे प्यारे रिक्वायरमेंट्स दिए हैं। एसेट 200 ने 5 प्यारे प्यारे रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि भैया एज ए ऑडिटर तेरे ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है। कौन से 5 प्यारे प्यारे रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि ऑडिटर तो कसम खा ले, ऑडिटर तो कसम खा ले मैं जीवन भर एथिकल रहने वाला हूं। दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बड़े ही कमाल की क्वालिटी है भाई, देखेंगे अभी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
तीसरा प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना। चौथा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना। ऑडिट का प्रोसेस अगर तुमने देखा हो तो भाई सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले ऑडिटर प्लानिंग करता है, फिर ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, फिर ऑडिटर एविडेंसेस लेता है। जो एविडेंसेस लेता है वो सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, फिर वो रिपोर्टिंग करता है। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना और फाइनली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200 EPS। तो याद रखिएगा, P से 2 पॉइंट होगा, S से 2 पॉइंट होगा, E से 1 पॉइंट होगा। E मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स, P मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, देन अगेन S का मतलब हो गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया सर कि ऑडिटर को हमेशा एथिकल रहना है। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स को अपन थोड़ा डिटेल्ड में पार्टिकुलरली एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, वी स्टडी इन द एथिक्स चैप्टर, कि जब अपन एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमेशा। एक होता है इंटीग्रिटी, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा होता है प्रोफेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी, कि यार बंदा ईमानदार होना चाहिए, है ना, बंदा ईमानदार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, बंदा अनबायस्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, यार बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, द बंदा शुड बी कॉम्पिटेंट। एक सीए कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो ऑडिट कैसे करेगा, और उसको ड्यू केयर एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब हमेशा सावधानी के साथ ऑडिट करना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, जब वो ऑडिट करने जाएगा तो उसको क्लाइंट का सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पता चलेगा, तो एज ए ऑडिटर उसको कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। उसको क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी को रिपोर्ट नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, जब तक क्लाइंट का वो ना जाए, अप्रूवल ना जाए। तो until and unless the client has given the approval, आप क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को नहीं दोगे। और फाइनली है प्रोफेशनल बिहेवियर, कि जो भी लॉज रेगुलेशन वगैरह है वो आप कंप्लाई करोगे एंड प्रोफेशनल बिहेवियर का ध्यान रखोगे। उसके बाद आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भाई साहब जबरदस्त क्वालिटी है। बोला आप जब ऑडिट कर रहे हो ना तो हमेशा अलर्ट रहने का है, हमेशा दिमाग की बत्ती खुली रखने का है, हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा सावधान रहना है। तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए दैट यू शुड ऑलवेज हैव ए क्वेश्चनिंग माइंड, यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू ऑल पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। बोला तुम हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड एक्सरसाइज करोगे ना, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मैनेजमेंट ने क्यों नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन देने में डिले करा तो क्यों डिले करा। तो अगर तुम क्वेश्चनिंग माइंड रखोगे ना तो तुमको फ्रॉड जल्दी मिलेगा, अगर तुम थोड़ा सा अलर्ट रहोगे ना तो तुमको फ्रॉड जल्दी मिलेगा। मान लो लेटर से अपने एक दोस्त है मिस्टर राज, मिस्टर राज। अब मिस्टर राज क्या करता है, मान लो लेटर से रात को 3 बजे ऑफिस से घर पहुंचने में मिस्टर राज को लेट हो गया, रात को 3 बज गया। अब मिस्टर राज की वाइफ ने पूछा, अरे भाई इतना लेट क्यों हुआ है? राज ने बोला, अरे क्लाइंट के साथ मीटिंग था। क्लाइंट के साथ क्या था, मीटिंग था। बीवी ने बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बीवी ने देखा कि यार राज के शर्ट में कुछ लाल लाल सा लगा है। अब उसने पूछा कि भाई ये लाल लाल सा क्या लगा है? तो राज ने बोला, अरे मैं तो पिज्जा खा के आ रहा था अभी, तो कैचअप लग गया। तो एक तो ये सिचुएशन है, अच्छा ठीक है, कैचअप लग गया। अब पार्टिकुलरली मान लो अब उसकी वाइफ क्या करने वाली है, अब वो मिस्टर राज पे भरोसा नहीं करेगी, वो उसको स्मेल करके देखेगी, अरे यार ये कैचअप का दाग तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अब सोचो वो थोड़ा सा अलर्ट दिखाया, उसने थोड़ा सा क्वेश्चनिंग माइंड दिखाया, उसने राज के फ्रॉड को पकड़ लिया। अगर वो नहीं दिखाती तो राज के फ्रॉड को नहीं पकड़ पाती। तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग माइंड एक्सरसाइज करना, हमेशा अलर्ट रहना, ऑडिट एविडेंसेस को क्रिटिकली असेस करना, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करोगे एज ए ऑडिटर तो आप पॉसिबल फ्रॉड्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे, मिस स्टेटमेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। साक्षी ने पूछा है कि ये सब नोट्स कैसे मिलेंगे। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नोट्स रहेगा, नहीं है तो डोंट वरी, मैराथन के एंड में आई विल इंश्योर कि ये जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एज ए ऑडिटर तुमको अलग अलग सिनारियोज में खुद का जजमेंट लगाना रहेगा, खुद का अकल लगाना रहेगा। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता हर चीज के लिए। और वो जो जजमेंट लगाओगे वो किस बेसिस में लगाओगे, बोला तुमने जो ट्रेनिंग करी है, तुमने जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी है, तुमको जो नॉलेज है, तुमको जो नॉलेज मिला है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में, उसके बेसिस में तुम अलग अलग जगह जजमेंट लगाओगे। तुम क्या करोगे, अलग अलग जगह जजमेंट लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कितना रैप करना है, कितना फैप करना है, कितना कंप्लायंस प्रोसीजर्स करना है, कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना है।
तो डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जजमेंट लगाना पड़ेगा। हर ऑडिटर का अलग अलग हो सकता है। कितना रिस्क मटेरियल है, कितना नहीं है, जजमेंट लगाना पड़ेगा। कितना एविडेंस सफिशिएंट है, कितना नहीं है, तो जजमेंट लगाना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में क्या करना रहेगा, जजमेंट लगाना रहेगा। कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त मॉडिफाइड देना है, अनमॉडिफाइड देना है, जजमेंट लगाना रहेगा। फिर अगला रिक्वायरमेंट है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि एज ए ऑडिटर क्या करना है, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। इसके बारे में अपन ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में अच्छे से करते हैं। और उसके बाद फाइनली क्या हो गया, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कि एज ए ऑडिटर अपने को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना है। उसके बाद ऐसे 200 बताता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, कि भाई एज ए ऑडिटर मैं हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। एज ए ऑडिटर मैं अपने ऑडिट रिस्क को कम कर सकता हूं, एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकता हूं, मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन आवर ऑडिट प्रोसेस, सर्टेन लिमिटेशंस। अब ये सर्टेन लिमिटेशंस क्या हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं? 4 लिमिटेशंस है। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया, मैंने बनाया क्या? एज ए ऑडिटर मैंने बनाया क्या? नहीं बनाया ना। किसने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट ने बनाया। तो इसमें किसकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो भाई अगर मैनेजमेंट ने बनाया तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दूं कि ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? समझो ना यार, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाओ यार। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाया? मैनेजमेंट ने बनाया। तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है। सो वो एक लिमिटेशन है। बिकॉज यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है एक्चुअल फिगर्स, एक होता है जजमेंट्स। तो जहां जजमेंट्स इन्वॉल्व होता है ना, वहां रिस्क ज्यादा होता है। तो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। दूसरा होता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि भाई एज ए ऑडिटर जो प्रोसीजर्स में परफॉर्म करने वाला हूं, हमारे जो प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं उनमें कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं रैप करूंगा, रैप करूंगा, लेकिन भाई उसमें प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस हैं। तुम समझो, फैप करते वक्त मैं कभी भी 100% चेकिंग नहीं कर सकता, मैं हमेशा सैंपल बेसिस में काम करता हूं। तो मेरा एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। अगर क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा। मैं वो जैसे सीआईडी वगैरह में दिखाता है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको थप्पड़ मारा जोर से, वो दया थप्पड़ मारा जोर से, जाके वो घर में घुस गया, सर्च सीजर का पास एक्सरसाइज करने लगा, वो सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या है? लीगल लिमिटेशंस है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज सच दैट देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, देयर आर लीगल लिमिटेशंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एविडेंसेस अपन ऑब्टेन करते हैं वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता है, परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता है। और हमारे एविडेंसेस, हमारे प्रोसीजर्स उतने पर्याप्त नहीं होते हैं कि हम सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। क्या लिमिटेशन है सर? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो क्या बोला यहां पे? बोला देखो भाई, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो बोला एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जितना टाइमली अपने को मिलेगा उतना वो रेलिवेंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को मैनेजमेंट से जितना टाइमली मिल जाएगा उतना वो रेलिवेंट है। बट मैनेजमेंट क्या करता है, जानबूझ के इंफॉर्मेशन देने में डिले पे डिले करते जाता है, और जितना ज्यादा डिले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देने पे करता है उतना उसका वैल्यू गिर जाता है, उतना उसका वैल्यू डिमिनिश हो जाता है। यार पिछले साल ऑडिट करते वक्त जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिला था, क्या वो इस साल भी उतना रेलिवेंट रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो उसका वैल्यू डिमिनिश हो गया टाइम के साथ। वो भी एक लिमिटेशन है, वो भी एक लिमिटेशन है। लेकिन याद रखिएगा, जनरल डिफिकल्टी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट अपने आप में एक लिमिटेशन नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते अरे मेरे पास ऑडिट करने का टाइम नहीं है, अरे मेरे को क्लाइंट ने फीस कम दिया है बोल के मैं प्रोसीजर्स कम करूंगा। भाई तुझे फीस कम लग रहा है तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तेरे पास टाइम नहीं है तो तुझे ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये लिमिटेशन नहीं है। और फिर है अदर लिमिटेशंस। अदर लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया यार? मान लो मैनेजमेंट खुद फ्रॉड कर रही है, रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलकर फ्रॉड कर रही है, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रही है, तो ये हो गया अदर लिमिटेशंस। और इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है इनहेरेंट लिमिटेशंस को, दैट ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस। क्या याद करोगे? ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशन। क्या याद करोगे? ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशन। फैट मतलब एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ए मतलब ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। टी मतलब टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। And then we have other limitations, ठीक है ना? Then we have other limitations. Final question ऐसे 200 का, कि भाई एज ए ऑडिटर कुछ assertions ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे होते हैं जहां मिस स्टेटमेंट या मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से
कुछ assertions के केसेस में, कुछ assertions के रिस्पेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में मेटल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं? तो बोला फॉर एग्जांपल अगर सीनियर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, अगर सीनियर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। दूसरा, कंपनी बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रही हो, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलकर फ्रॉड करना, फ्रॉड को कंसील करना इजी होता है। तीसरा, अगर कंपनी लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना कर रही हो। तीसरा, अगर कंपनी लॉ रेगुलेशन कंप्लाई ना कर रही हो। और चौथा, कोई फ्यूचर इवेंट या कंडीशन ऐसा होने वाला है, कोई फ्यूचर इवेंट या कंडीशन ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। कोई फ्यूचर इवेंट या कंडीशन ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। तो भाई अपने को समझना पड़ेगा दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर इवेंट्स, वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर इवेंट्स, वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर कंडीशंस। तो वो भी क्या है सर? एक लिमिटेशन है। वो भी क्या है सर? एक लिमिटेशन है। सो आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया अपना एसेट 200 हो गया। एसेट 200 दैट इज स्टैंडर्ड का नाम क्या था भाई? एक बार फिर से रिपीट करना मेरे साथ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। चलो 10 सेकंड का ब्रेक है, 10 सेकंड का, मतलब तुम भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं। 10 सेकंड का मेंटल ब्रेक, फिर आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस कम टू द चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है भाई, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो दिस इज समथिंग वी डोंट नीड टू डिस्कस। तुमको अच्छे से पता है यार कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है भाई। सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली एक बार बनते हैं एंड कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीड्स को ध्यान रखते हुए बनते हैं। और जो भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गया, चेयरमैन स्टेटमेंट हो गया, डिस्कशन एनालिसिस बाय मैनेजमेंट हो गया, मतलब अदर इंफॉर्मेशन, बेसिकली अदर इंफॉर्मेशन, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है? तो यार ये जो डिफरेंस है ना, ये न्यू स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, बट पता रहना चाहिए, बिकॉज ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता था, तो एटलीस्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। ऑडिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। याद रखना, एग्जामिनेशन नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ये, तो मार्क द वर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसने बनाया? किसी एंटिटी ने बनाया। कौन सी एंटिटी? बोला कोई भी एंटिटी हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, बड़ी एंटिटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बिग भी स्मॉल हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। और अल्टीमेटली उस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो ऑडिट के डेफिनेशन में 4 चीजें आ गई। सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आ गया, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गया, तीसरा एंटिटी आ गया और चौथा ओपिनियन आ गया। तो यानी जो भी बंदा ऑडिट कर रहा है उसको इंश्योर करना रहेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीवन। और वो ये कैसे कर सकता है? वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो यार तुमको ये देखना है कि जो भी अकाउंट्स बने हैं, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हैं, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एंट्रीज से मैच हो रहा है। तुमको ये देखना है कि हर एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, चाहे परचेज की एंट्री हो, सेल्स की एंट्री हो, एसेट की हो, लायबिलिटी की हो, क्या हर एक एंट्री का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है? क्या हर एक एंट्री का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है? उसके बाद तुमको देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई भी एंट्री कंपाइलेशन के प्रोसेस में ओमिट तो नहीं हो गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई भी एंट्री कंपाइलेशन के प्रोसेस में ओमिट तो नहीं हो गई है। मैं हमेशा बोलता हूं दैट ऑडिट करते वक्त ऑडिटर हमेशा देखने वाला है, एक चीज देखने वाला है दैट कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं।
क्या देखेगा ऑडिटर? मेरे साथ रिपीट करना, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं, झूठा तो नहीं मतलब मिसलीडिंग तो नहीं है, ट्रू एंड फेयर ऐसा तो नहीं ट्रू एंड फेयर को वायलेट कर रहा है, और दूसरा छूटा तो नहीं मतलब प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन में ओमिट तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन आई डोंट थिंक कि रिवीजन के पर्पस के लिए उतना रेलिवेंट है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ऑडिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉलेंटरी ऑडिट। मैंडेटरी ऑडिट मतलब क्या होता है सर? कि कुछ एंटिटीज के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, जैसे कि अगर बात करें कंपनीज तो उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, और कभी कभी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होता है अगर वो अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वहां पे टर्नओवर इंक्रीज एक्सीड कर जाए। फिर होता है वॉलेंटरी ऑडिट। वॉलेंटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? मैं ऑडिट कराऊं, मैं ऑडिट ना कराऊं, इट इज माय विश, इट इज माय डिस्क्रिप्शन। जैसे कि एक इंडिविजुअल, एक सॉल प्रोप्राइटर, एक HUF, एक पार्टनरशिप फर्म, तो यार इनके ऊपर ऑडिट का कोई कंपल्शन नहीं होता है, ये अपने मर्जी से ऑडिट करा सकते हैं कंसिडरिंग द वेरियस बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू गेट इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ओवरऑल अब हमने कहां देखा है? ऐसे 200 में देखा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। और दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट करना एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट करना एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स। फिर आता है कि भाई ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आएगा। याद रखना, ऐसे 200 एक बात कहता है, ऐसे 200 एक बात कहता है दैट स्कोप ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी कर्टेल्ड। ऐसे 200 एक बात कहता है दैट स्कोप ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी कर्टेल्ड, स्कोप ऑफ द ऑडिट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। क्या बात कहता है? स्कोप ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी कर्टेल्ड, स्कोप ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं? स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं? सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के लगभग जितने एरियाज हैं सबको कवर करना चाहिए अपने ऑडिट में, ठीक है ना। एंटिटी के लगभग जितने एरियाज हैं सबको कवर करना चाहिए ऑडिट में, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलिवेंट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलिवेंट है। बिकॉज हम किस चीज को ऑडिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, तो जो भी एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है उसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, मेरे को क्या देखना चाहिए? मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जब मैं ओपिनियन फॉर्म करता हूं तो एक चीज ध्यान रखना, मेरे को क्या देखना होता है कि यार जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस में क्या बना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसी के बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है। तो जो भी डाटा यूज हुआ है ना, जो भी डाटा यूज हुआ है ना, वो रिलायबल है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर को देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन FRF के हिसाब से डिस्क्लोज होना चाहिए था वो सारा इंफॉर्मेशन FRF के हिसाब से डिस्क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑडिटर को डिस्क्लोजर देखना है। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली एग्जामिन करना, ये सारा कुछ ऑडिटर के स्कोप में आता है। ये सारा कुछ ऑडिटर के स्कोप में आता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता है? ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता है? तो बोला भाई सबसे पहले एक चीज याद रखना कि यार फॉर एग्जांपल ऑडिट प्रोसीजर्स में लिमिटेशंस होती हैं। पावर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर वो ऑडिटर के स्कोप में नहीं आता है बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर बेचारा मैनेजमेंट जो डॉक्यूमेंट्स देता है उन पर रिलाई करता है, उन पर भरोसा करता है। वो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डाउट नहीं करता है, वो उसके स्कोप में नहीं आता है। और तीसरी चीज, मान लीजिए लेटस से अब ऑडिटर ये देख लेगा कि यार एसेट का रिकॉर्ड वगैरह है कि नहीं है, वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, बट यार एसेट का फिजिकल कंडीशन सही है कि नहीं है, वो उसके स्कोप में नहीं आएगा। यार एसेट का फिजिकल कंडीशन सही है कि नहीं है मुझे क्या पता चलेगा भाई, मैं इंजीनियर तो हो रही हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे स्कोप में नहीं आती हैं। बोल के इन चीजों के लिए मैं एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता हूँ, वो अलग बात है। फिर अलग स्टैंडर्ड लग जाएगा, फिर अलग चीजें आ जाएंगी। तो ओवरऑल स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस डायग्राम को देखना। कवरेज ऑफ ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड आएगा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट का काम होता है, हमारे स्कोप में नहीं आएगा। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर हमारे स्कोप में नहीं आएगा। एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे स्कोप में नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, कि अगर हम कहते हैं कि यार ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है तो इंडिपेंडेंस का जो इंपॉर्टेंस है वहां पे बहुत ज्यादा है। तो भाई एडवांटेजेस क्या क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिट के? तो सबसे पहले यार एक चीज समझो, तुम्हें अगर पार्टिकुलरली CA डे का नरेंद्र मोदी जी का स्पीच याद होगा
तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे स्पीच दिया था कि यार ये जो ऑडिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू ऑडिटर के सिग्नेचर की है, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हैं वो सब ऑडिटर्स के सिग्नेचर पे रिलाई करते हैं, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिटर्स के सिग्नेचर्स पे रिलाई करती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ द ऑडिट इज कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, तो जितने फंड प्रोवाइडर्स हैं, जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया है, वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाई करते हैं, तो इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स। प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें तो यार जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी भरोसा रहता है यार टैक्सेस वगैरह प्रॉपर आ रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ रहेगा, ठीक है ना। जब ऑडिट होता है तो एक तो एम्प्लॉयज को डर रहता है यार कि ऑडिट ऑडिटर आएगा हमारी बैंड बजा देगा अगर हमने चोरी करी, तो एम्प्लॉयज को हमेशा डर लगा रहता है ऑडिटर से। तो इट्स एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज कि वो कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा यार अगर कहीं भी कुछ वेस्टेजेस है, कुछ लॉसेज है, कुछ कमियां हैं, कंट्रोल्स में कमियां हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली नहीं बना, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर देगा। तो पता चल जाएगा कि यार कहीं कुछ वेस्टेजेस तो नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली बना है कि नहीं बना, कंट्रोल्स बराबर हैं कि नहीं। तो ये सारे फायदे हैं जो ऑडिट से मिलने वाले हैं। मतलब तुम सोचो कि इंडिपेंडेंट ऑडिट का जो एडवांटेज है वो अलग अलग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिलेगा, फंड प्रोवाइडर्स को भी मिलेगा, देन मैनेजमेंट को भी मिलेगा, राइट। मैनेजमेंट को क्या फायदा मिलेगा, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अप्रेजल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। गवर्नमेंट को भी मिलेगा, जैसे टैक्सेस वाला पॉइंट है तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, या कुछ भी लाइसेंस वगैरह देना रहता है काफी बार, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज डिमांड करती हैं। और उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के एग्जांपल दिया है, बोला मान लो यार पार्टनरशिप फर्म में वैसे तो ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, बट फिर भी वो लोग ऑडिट कराते हैं, तो यार कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ रहेगा, पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, तो डिस्प्यूट नहीं आएगा अमाउंट कैलकुलेशन में, तो वो भी क्या है, ऑडिट का एडवांटेज है। उसके बाद ऑडिटर की क्वालिटीज क्या है, बोला ऑडिटर की क्वालिटीज क्या है, तो देखो भाई सबसे पहले ऑडिटर की क्वालिटीज की बात करें तो यार यू शुड नो वेरी वेल दैट दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि ऑडिटर बन सकता है, और वो है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अपनी कॉलर तुम एकदम प्राउड से क्या कर सकते हो, ऊंची कर सकते हो कि आप वो नहीं क्या कर पाएंगे, कंपनी को ऑडिट कर पाएंगे, बिकॉज आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार। उसके बाद ऑडिटर की क्वालिटीज को अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बोला एक होता है पर्सनल क्वालिटीज, एक होता है प्रोफेशनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज और प्रोफेशनल क्वालिटीज, बोला प्रोफेशनल क्वालिटीज बता दो सर सबसे पहले, तो अरे यार वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट था ना, वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो सारा कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो सारा कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज। बोला उसके अलावा पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का गुस्सा बहुत ज्यादा है भाई, तो यार इतना गुस्सा काम नहीं चलेगा, तुम जाके क्लाइंट को गाली गलौज कर दोगे यार, वहां पे काम नहीं चलेगा। टैक्टफुली तुमको चीज़ों को डील करना आना चाहिए, टेम्पर अच्छा होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, पेशेंट व्यक्ति होना चाहिए, जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी क्वालिटीज़ भी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है, बोला आपको पता है ऑडिटिंग इज समथिंग वेरी स्पेशल, ऑडिटिंग इज समथिंग वेरी स्पेशल। बोला एज ए ऑडिटर ना आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और एज ए ऑडिटर ना जब हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग इज अ सब्जेक्ट जिसका रिश्ता अलग अलग डिसिप्लिन के साथ है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ है। किन किन चीज़ों के साथ है, जस्ट इमेजिन द नेम ऑफ ऑल द फाउंडेशन पेपर्स एंड ऑल द इंटर पेपर्स। बताओ मुझे, फाउंडेशन का पेपर बताओ सर, अकाउंटिंग, बिल्कुल सही बात है अकाउंटिंग। फिर बताओ लॉ, बिल्कुल सही बात है लॉ। फिर क्या पढ़ते थे फाउंडेशन में, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स। फिर इंटर में क्या पढ़ा, एडिशनली क्या पढ़ा, अच्छा फाउंडेशन में मैथ्स तो पढ़ते थे, तो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके अलावा इंटर में क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब पढ़ा सर हमने, कॉस्टिंग पढ़ा, कॉस्टिंग मतलब हो गया प्रोडक्शन पढ़ा हमने, आईटी पढ़ा सर मतलब डाटा प्रोसेसिंग, और एक खाली बिहेवियरल साइंस अलग है, खाली एक बिहेवियरल साइंस अलग है। तो बोला ऑडिट का ना इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, बोला ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो बोला यार ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग भाई इनका तो जन्म जन्म का रिश्ता है भाई, जन्म का रिश्ता है। दे आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर, क्योंकि अल्टीमेटली पहले अकाउंटिंग होएगा फिर ही ऑडिट होगा। ऑडिटिंग इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अपन बोल सकते हैं ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन द अकाउंटिंग एंड्स, एंड ऑडिटर शुड हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर बोला ऑडिटिंग एंड लॉ, बोला ऑडिटिंग एंड लॉ के बीच में रिलेशन बहुत गहरा है। अकाउंट जितना गहरा तो नहीं है मगर गहरा तो है, और ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो लॉ के हिसाब से एंटर हुआ है कि नहीं है। और अब लॉ के अंदर सारा कुछ आ गया, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, कि सबकी तुमको नॉलेज होनी चाहिए। फिर ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, बोला तुमको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, वो बचपन में पढ़ते थे ना फाउंडेशन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबका नॉलेज होना चाहिए।
फिर ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ये पॉइंट बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अलग से भी आ सकता है। बोल ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या होता है यार, इस साइंस की यू शुड स्टडी, यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, ऑफ द अदर पर्सन, कि यार सामने वाले के बिहेवियर से तुम अंडरस्टैंड कर सको वो कितना ईमानदार है, कैसा आदमी है। तो बोला जब तुम ऑडिट करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खोए रहते हो, तुमको लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है, लोगों से भी बातचीत करनी होती है, इंक्वायरीज करनी होती है। पार्टिकुलरली अगर स्टैट ऑडिटर की बात छोड़ दें, अगर अपन बाकी ऑडिटर्स की बात करें, इंटरनल ऑडिटर्स की बात करें, तो इन दैट सिचुएशन यार उनके लिए लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक मैनेजमेंट ऑडिटर की बात करें तो यार लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है उनका। तो अगर लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है तो इन दैट सिचुएशन उनको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, उनको लोगों को डील करना आना चाहिए, उनको लोगों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो बोला पार्टिकुलरली एज ए ऑडिटर हम सैंपल बेसिस में ऑडिट करते हैं और सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हम टेस्ट ट्रैकिंग यूज करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा मोटा कैलकुलेशंस भी अपने को आना चाहिए। इन्वेंट्री का अपन सपोज लेटर से वेरिफिकेशन अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे यार थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस भी आना चाहिए। एज ए ऑडिटर हम भी क्या करेंगे, टेस्ट ट्रैक बेसिस में काउंट करके देखेंगे इन्वेंट्री को, तो यार कैलकुलेशंस आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। फिर ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, तो बोला आज की तारीख में ज़्यादातर जो भी अकाउंटिंग होती है वो कंप्यूटर्स की हेल्प से होती है, बोल के कंप्यूटर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बोला यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी तुमको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं सर, एक आता है फाइनेंशियल टेक्निक्स और दूसरा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइनेंशियल टेक्निक्स, एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बोला फाइनेंशियल टेक्निक्स मतलब जो भी तुम्हारे एफएम के चैप्टर्स के नाम है यार उनके नाम ले लो। तुमको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल वेस्टिंग। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे मनी मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, उन सबको भी नॉलेज होना चाहिए। और फिर बोला ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, कि तुमको प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, कॉस्ट सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इफ यू आर इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, है ना। स्टैट ऑडिट में फिर भी यार उतना रेलिवेंस नहीं है प्रोडक्शन के नॉलेज का, बट अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, ये भी मैंने इसी चैप्टर में दे दी है, ऑल्दो स्टडी मैट में नहीं है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से डिजाइन करना मैनेजमेंट का काम है, और ऑडिटर को एक्सेस देना टू ऑल द इंफॉर्मेशन, टू ऑल द रिकॉर्ड्स, टू द रेलिवेंट पर्सन्स विद इन द एंटिटी, ये भी मैनेजमेंट का काम है। तो मेनली ये सारा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बताना क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना। उसके बाद अगर बात करें अपन तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया से डिजाइन करना। उसके बाद अगर अपन बात करें ऑडिटर्स को एक्सेस देना टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स, टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू ऑल द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन, तो ये सारा यार मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यार ये टॉपिक ना इस पार्टिकुलर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दे दिया है। डिटेल्ड में ये चीज़ अपन कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं, डिटेल्ड में ये चीज़ अपन कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो एक बार क्विकली ब्रशअप कर लेते हैं कि कंपनी ऑडिट में तुमने क्या पढ़ा हुआ है। तो कंपनी ऑडिट में तुमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, फर्स्ट ऑडिटर्स या सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, फर्स्ट ऑडिटर्स या सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑडिटर्स 139 सबसेक्शन 6 एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स 139 सबसेक्शन 1। इसको याद कैसे रखना होता है सर, याद कैसे रखना होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, याद रखिएगा सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6। जो बाद में है वो फर्स्ट ऑडिटर्स का है, जो पहले है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का है। जो बाद में है वो फर्स्ट ऑडिटर्स का है, जो फर्स्ट में है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का है। मतलब सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर्स के लिए है, सबसेक्शन 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए है। फिर सबसेक्शन 6 में बोला हुआ है फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो बोला यार जनरल मीटिंग तक अपन वेट नहीं कर सकते। देखो लॉजिकली सोचो, वैसे तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स को करना चाहिए बिकॉज कंपनी के मालिक वही लोग हैं, बट शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कब करेंगे, एजीएम में करेंगे। बट यार एजीएम तक वेट करना उतना रियलिस्टिक नहीं है, तो बोला फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट बीओडी करेगा। कब कौन करेगा, बीओडी करेगा। और बीओडी कितने टाइम में करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई मेरे को बता सकता है लॉजिक क्या है, क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है? बिकॉज पहला बोर्ड मीटिंग कंपनी को 30 डेज में बुलाना पड़ता है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। और अगर बीओडी फेल हो जाती है
तो अगर बीओडी फेल हो गई, अगर नौकर नहीं कर पाया तो मालिकों को तो आना ही पड़ेगा, तो बोला फिर मेंबर्स ही अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स का विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज मतलब नेक्स्ट 60 डेज हो गए यहाँ पे। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स 139 सबसेक्शन 1, तो बोला यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें यार, तो कंपनी के मालिक कौन है? मेंबर्स। तो मेंबर्स ही अपॉइंट करने वाले हैं ऑडिटर्स को, और कैसे करने वाले हैं? बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब किसने मुझसे पूछा था सर आंसर्स को लिखना कैसे रहता है, तो देखो यार आंसर को लिखना ना एक आर्ट होता है, एक कला होती है, दैट यू शुड नो। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, एक बच्चा एग्जाम में लिख के आ जाएगा मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसी चीज को आप सोचो इस तरीके से लिख सकते हो कि यार ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बुलाने के लिए सोचो मीटिंग होनी, जनरल मीटिंग के अंदर ओआर पास होगा, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देना रहेगा, नोटिस बीओडी देगा। तो स्टेप 1 कंपनी शैल सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स। स्टेप नंबर 2 कंपनी शैल कन्वीन ए जनरल मीटिंग। स्टेप नंबर 3 कंपनी शुड पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग, एंड फिर ऑडिटर्स कंसेंट वगैरह आ जाएगा वहां पे। और अगर गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, तो भाई गवर्नमेंट कंपनीज के केस में एक अथॉरिटी हुआ करता था CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बोला चाहे फर्स्ट ऑडिटर्स हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हो, अगर गवर्नमेंट ऑडिटर्स की बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, तो सुप्रीम अथॉरिटी CAG है। तो बोला फर्स्ट ऑडिटर्स के केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? CAG करेगा यहाँ पे, और CAG गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, BOD को 30 डेज, इनको 60 डेज। तो बोला CAG अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाया तो BOD अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, BOD अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। और अगर वहां पे अगर BOD अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर मेंबर्स के पास वही नेक्स्ट 60 डेज का टाइम है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के केस में बोला हमेशा CAG अपॉइंट करेंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इस प्रकार से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कंपनी ऑडिट में देखा हुआ है। और रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाएगा यार? तो नॉर्मली जिसने अपॉइंट किया था रिपोर्ट उसी को सबमिट किया जाएगा। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब इसके लिए थोड़ा सा अपन बेस लेते हैं। देखना बेटा, CA बनने के बाद तुम 2 प्रकार के एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। एक होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोला मैंने बोला कि CA बनने के बाद तुम 2 प्रकार के एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। एक होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जहां एश्योरेंस देना होता है, जहां ओपिनियन देना होता है, जैसे कि नॉर्मली अपन रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं। और नॉन रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब जहां कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दिया जाता। ठीक है। अब अगर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करते हो तो एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ऑडिट, कि आप जब ऑडिट करते हो दैट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। आप एक रिजनेबल एश्योरेंस देते हो और वहां पे लगते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या लगता है सर? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए ICAI ने ऐसे 200 से लेके 800 तक का सीरीज दिया हुआ है। 200 से लेके 800 तक का सीरीज दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 200 में पूरा 99 स्टैंडर्ड्स है, नहीं, ऐसे 200, 210, 220 ऐसा करके रैंडम करके। ठीक है ना। फिर ऑडिट के अलावा आता है रिव्यू। ऑडिट के अलावा आता है रिव्यू में ऑडिट से थोड़ा कम चेकिंग होता है। ठीक है, रिव्यू में ऑडिट से थोड़ा कम चेकिंग होता है। ठीक है। तो ऑडिट में हम रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं, वो एक पॉजिटिव एश्योरेंस होता है। रिव्यू में हम उससे कम एश्योरेंस देते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडरेट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। और अगर हम रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर लगता है हमारे ऊपर SREs, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू कर रहा है तो उसके ऊपर लगेगा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसके लिए SRE 2400 सीरीज होती है। 2 SREs हैं। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एक ऑडिट होता है, एक रिव्यू होता है। ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो होता है, रिव्यू करते वक्त SREs फॉलो होता है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, चाहे ऑडिट की बात करें चाहे रिव्यू की बात करें, दोनों में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट HFS को एग्जामिन किया जाता है। दोनों में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि HFS को एग्जामिन किया जाता है। लेकिन और भी अन्य एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं जहां हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन नहीं किया जाता।
अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वहां लगता है एसईज, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और यहां लगता है एसई 3400 सीरीज, यहां लगता है एसई 3400 सीरीज, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां कोई ओपिनियन देना ही नहीं है, जहां कोई एश्योरेंस देना ही नहीं है, जैसे कि अगर हम नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट देते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो अपने ऊपर लगता है एसआरएस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये 4400 का सीरीज है, 2 ही एसआरएस है। कि फॉर एग्जांपल अपन कंपाइलेशन का काम कर रहे हैं, अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल करने में क्या कर रहे हैं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट की मदद कर रहे हैं, तो यार दैट इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, दैट इज अ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, वहां एसआरएस लग जाएगा। क्लियर है, क्या लग जाएगा, एसआरएस लग जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब देखिएगा यहां पे ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या होता है। सबसे पहले ऑडिट में अपन क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, रिव्यू में अपन उतना एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते हैं, रिव्यू में अपन देते हैं मॉडरेट एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस, या फिर इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस, ठीक है। जैसे ऑडिट क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करते हो, एनुअल ऑडिट करते हो। रिव्यू क्या होता है, जैसे यार लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सेबी की रिक्वायरमेंट होती है कि हर 3 महीने में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, हर 3 महीने में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट कंपनीज को सेबी को सबमिट करना रहता है। तो हर 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसका फिर ऑडिट नहीं हो सकता, उसका रिव्यू होता है। तो लेसर डिटेल्ड मैनर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाता है और एक रिव्यू रिपोर्ट दिया जाता है। तो वहां पे एश्योरेंस दिया जाता है मॉडरेट एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस, ठीक है ना। और फिर आता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यार एक चीज बताना, ऑडिट एक अकेला एश्योरेंस एंगेजमेंट है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का टाइप है। तो आप बोलोगे सर ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट का टाइप है। ओवरऑल एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें दैट इज ए ब्रॉडर टर्म, दैट इज ए ब्रॉडर टर्म। तो एक होता है कि यार मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ऑडिट में कौन कौन सी पार्टीज है, तो मुझे बोलोगे सर ऑडिट में एक ऑडिटर होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक कंपनी होती है, ऑडिटर एफआरएफ के ऊपर रिपोर्टिंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करता है, यही बोलोगे ना। लेकिन एक चीज बताना, अगर मैं एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज ए ब्रॉडर थिंग, इट इज ए ब्रॉडर थिंग, है ना। तो वहां पे कुछ वर्डिंग्स में चेंजेस आएगा, वहां पे कुछ वर्डिंग्स में चेंजेस आएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो यहां पे हम वर्ड ऑडिटर यूज नहीं करते, हम यहां पे वर्ड प्रैक्टिशनर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम यहां पे वर्ड ऑडिटर यूज नहीं करते, हम प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यार प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो यार उसका अपन ऑडिट नहीं करेंगे ना, है एश्योरेंस एंगेजमेंट, बट वहां एक प्रैक्टिशनर उसे क्या करेगा, एक प्रैक्टिशनर उसके ऊपर एश्योरेंस देगा। तो लेकिन प्रैक्टिशनर के अंदर ऑडिटर भी आ जाएगा। तो तुम ये बोल रहे हो प्रैक्टिशनर ऑडिट कर रहा है, वो गलत नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग। तुम बोल रहे हो प्रैक्टिशनर ऑडिट कर रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग। सो ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर आ जाएगा। सिमिलरली ऑडिट की जगह एश्योरेंस एंगेजमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट शब्द अपन यूज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट की जगह रिस्पॉन्सिबल पार्टी आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी। शेयर होल्डर्स की जगह इंटेंडेड यूजर्स आ जाएगा कि ये पार्टिकुलरली इंटेंडेड यूजर्स के लिए हो रहा है। अब यहां जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस देना हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट मैटर यूज करेंगे कि किस सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन हो रहा है, किस सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन हो रहा है। और सिमिलरली एफआरएफ या एएस वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया। क्या यूज करेंगे, अप्लाइड क्राइटेरिया, कि कौन से क्राइटेरिया के तहत इवैल्यूएशन हो रहा है। और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूज नहीं करेंगे, ऑडिट शब्द हट जाएगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या हो जाएगा पता है। एक हो जाएगा कि यार एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर इट्स ए 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ए प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। एक हो जाएगा इट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह वर्ड यूज करेंगे सब्जेक्ट मैटर। एक हो जाएगा सुटेबल क्राइटेरिया। सुटेबल क्राइटेरिया क्या है, जिस बेंचमार्क के तहत इवैल्यूएशन होना है उसको बोलते हैं सुटेबल क्राइटेरिया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एफआरएफ। फिर होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, भूल के भी हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूज नहीं करेंगे वरना सिर्फ ऑडिट हो जाएगा। और फिर रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। फिर ऑडिट वर्सेस रिव्यू के डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि ऑडिट और रिव्यू में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है और रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, ठीक है ना।
अब देखिएगा मैंने तुमको एक चीज समझाया, क्या समझाया कि भाई जब तुम ऑडिट करते हो तुम ऐसे लगाते हो, जब तुम रिव्यू करते हो तुम एसआरई लगाते हो, जब तुम अदर एश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म करते हो तुम ऐसे ही लगाते हो, और जब तुम नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तुम एसआरएस लगाते हो। इन सारी चीजों को मिलाकर एक कंबाइंड शब्द यूज किया जाता है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्या यूज किया जाता है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इसलिए एग्जाम में कभी अगर तुमको ऐसे का नाम नंबर याद ना आए तो तुम इस तरीके से भी आंसर की ड्राफ्टिंग कर सकते हो, एज पर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI। क्या यूज कर सकते हो? एज पर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा समझाया हुआ है। और एक और होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एक और होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। याद रखना स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल चारों में लगता है, ऑडिट में भी लगता है, रिव्यू में भी लगता है, अदर एश्योरेंस सर्विसेज में भी लगता है, और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में भी लगता है। बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम चाहे ऑडिट करो या रिव्यू करो या अदर एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करो या तुम नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्वालिटी तो हर जगह मेंटेन करना होगा, क्वालिटी तो हर जगह मेंटेन करना होगा बॉस, उसके बिना काम नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है भाई? स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी हैं? क्यों स्टैंडर्ड्स बनाया गया है? स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है यार कि ऑडिट का ना एक बेंचमार्क रहेगा। सोचो 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 सोचो, अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया होगा तो सानिध्य सराफ अलग तरीके से ऑडिट करेगा, कोई दूसरा बंदा अलग तरीके से ऑडिट करेगा, तीसरा बंदा अलग तरीके से ऑडिट करेगा, हर किसी का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होगा, यूजर समझ ही नहीं पाएगा हो क्या रहा है। तो दैट इज वाई एक ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से एक बेंचमार्क सेट करने के लिए स्टैंडर्ड जरूरी है। स्टैंडर्ड से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड से क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी आएगा, स्टैंडर्ड से क्या होगा? नॉलेज भरेगा ऑडिटर का, और स्टैंडर्ड से क्या होगा? ऑडिट की क्वालिटी इंक्रीज होगी। What are the auditor's duties in relation to engagement quality control standards to ensure compliance of standard? अब एक चीज याद रखिएगा, हर एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना दिया रहता है। तो एवरी स्टैंडर्ड हैज डिफरेंट सिचुएशंस, और किस सिचुएशन में ऑडिटर को कैसे रिएक्ट करना बताया हुआ है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर डेटर की बात हो, अगर डेटर की बात हो रही हो तो ऐसे 505 कहता है कि ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, लेकिन जो बात उस ऐसे में बताई गई है अगर ऑडिटर किसी रीजन से वो चीज फॉलो ना कर पाए तब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कुछ और करके परसुएसिव एविडेंस लेने की कोशिश करेगा। और ऑडिटर अगर किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर पाता तो रीजन फॉर डिपार्चर भी उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? रीजन फॉर डिपार्चर भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपना खत्म होता है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट।